अपन पढ़ रहे थे बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसमें अपन ने शील्डिंग डीशील्डिंग तक पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट, रासायनिक शिफ्ट क्या होता है। तो केमिकल शिफ्ट होता है शील्डिंग और डीशील्डिंग से हाइड्रोजन का जो आयन होता है उसके अवशोषण की स्थिति में विस्थापन होता है, यानी कि स्टैंडर्ड रेफरेंस की तुलना में उसमें विस्थापन आता है। स्टैंडर्ड रेफरेंस अपना होता है टीएमएस। टीएमएस है यहाँ पर टेट्रा मिथाइल सिलेन। यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है CH3 का होल 4 और SI। ये है टेट्रा मिथाइल सिलेन। इसे अपन स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में काम में लेते हैं। अब स्टैंडर्ड रेफरेंस का मतलब क्या है? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब भी अपन यूज़ करते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रा लेते हैं अपन किसी भी मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के लिए H1 एनएमआर स्पेक्ट्रा लेते हैं, तो उसके अंदर एक रेफरेंस यूज़ करते हैं और रेफरेंस से कितना विस्थापन हुआ है या कितना शिफ्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन उस मॉलिक्यूल के जो पीक है उसकी अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए रेफरेंस लिया जाता है TMS, ठीक है, टेट्रा मिथाइल सिलेन। इसका जो है वो डेल्टा का मान जो है वो 0 आता है। डेल का मान जो है वो 0 आता है, यानी इसमें केवल एक पीक होती है जो कि जिसे अपन ने स्टैंडर्ड मान के उसको 0 तक मान लिया गया है, और अदर जो मॉलिक्यूल है इसके सापेक्ष कितनी दूरी पर अपनी पीक देते हैं उनके हिसाब से उनके डेल के मान निकाले जाते हैं। अब केमिकल शिफ्ट एक बार दोबारा देखते हैं अपन क्या है। शील्डिंग और डीशील्डिंग की वजह से हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के अवशोषण की स्थिति में विस्थापन होता है। शील्डिंग डीशील्डिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। उसके अंदर क्या था? शील्डिंग की वजह से क्या होगा? जब जो भी हाइड्रोजन एटम्स हैं, जैसे मैंने 18 एनुलिन का जो है आपको एग्जांपल बताया था, जिसके अंदर बताया था कि बाहर वाले जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, उनमें तो क्या हो जाएगा? डीशील्डिंग हो जाएगी, और इनर जो हाइड्रोजन एटम्स है उनमें क्या हो जाएगी? शील्डिंग प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? शील्डिंग की वजह से डेल के मान घट जाएंगे, यानी पीक जो है वो कम उसमें आएगी, डेल के मान में आएगी, और जो बाहर वाले हैं उनमें ज़्यादा में आएगी, यानी कि 8.2 तक इसमें पहुंच जाती है। तो ये होता है शील्डिंग डीशील्डिंग की वजह से प्रोटॉन के अंदर जो अवशोषण है वो उसका विस्थापन कितना हुआ है, और किसके सापेक्ष, किसके रेफरेंस में देखते हैं? वह स्टैंडर्ड रेफरेंस की तुलना में देखते हैं, जो अपन यहाँ यूज़ करते हैं TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन, CH3 4 और SI। अब इसे क्यों यूज़ लेते हैं? इसके यूज़ लेने के 3-4 कारण हैं। टेट्रा मिथाइल सिलेन या TMS इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें 12 तुल्य प्रोटॉन होते हैं। 12 तुल्य प्रोटॉन का मतलब है, यहाँ पर दिया हुआ है इसका फॉर्मूला CH3 का होल 4, यानी कि इसमें 12 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ये चारों इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम हैं, यानी कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, तुल्य और अतुल्य प्रोटॉन्स क्या होते हैं। इनका मतलब होता है कि जिन हाइड्रोजन एटम का रासायनिक वातावरण, इलेक्ट्रॉनीय वातावरण समान होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट समान होता है, वो तो होते हैं इक्विवेलेंट या फिर तुल्य प्रोटॉन, और जिनका समान नहीं होता वो होते हैं अतुल्य या नॉन इक्विवेलेंट। रासायनिक वातावरण, इलेक्ट्रॉनीय एनवायरनमेंट से यहाँ मतलब है कि जिस प्रोटॉन के लिए अपन स्पेक्ट्रा निकाल रहे हैं एनएमआर का, वो प्रोटॉन्स जो है वो समान प्रकार के अन्य एटम से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर, इसके लिए आप लास्ट वाली वीडियोस देखिए, इसके अंदर जो है 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है, यानी कि 4 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है जो कि SI के चारों तरफ जुड़े हुए हैं, और ये चारों के चारों CH3 जो हैं, इसमें जो प्रत्येक हाइड्रोजन है, हर CH3 के जो तीनों हाइड्रोजन है वो अन्य CH3 के हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट है, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट समान है। तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें एक ही पीक आती है।
एक ही स्ट्रॉन्ग पीक आती है क्योंकि 12 के 12 हाइड्रोजन जो है वो सेम सिग्नल देते हैं। जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने ही टाइप के अपन को क्या मिलेंगे, सिग्नल मिलेंगे। तो इसमें केवल एक ही टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एक ही टाइप के क्या मिलेंगे, इसमें अपन को पीक्स मिलेगी, जिसे कि अपन ने 0 ppm पे पार्ट्स पर मिनट पे अपन ने इसको 0 पे मान लिया गया है। उसके बाद ये है कि निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय होता है यानी कि अगर अपन किसी सॉल्यूशन बनाते हैं अगर अपन, तो उसमें अपन एक तो क्या लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे, उसके साथ अपन लेंगे वो मॉलिक्यूल जिनके अपन को NMR निकालनी है, और साथ में अपन उसमें TMS डालते हैं। तो ये निष्क्रिय होता है यानी कि ये सॉल्वेंट से या फिर जो अपन ने मॉलिक्यूल लिया है उससे रिएक्शन नहीं करता है। ये एक तरीके का वाष्पशील द्रव होता है, यानी कि ये आसानी से गर्म करने पर निकल जाता है, जो कि अपन को सॉल्यूशन दोबारा प्राप्त हो जाता है बिना TMS के। और इसमें ये है कि सभी विलायकों में ये विलयशील होता है, यानी कि आसानी से अगर अपन सॉल्यूशन बनाते हैं तो किसी भी सॉल्वेंट में ये विलय हो जाता है। और क्या है, इसमें अंतः अणुक संगुणन नहीं पाया जाता, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर इंटर हाइड्रोजन कोएगुलेशन इसमें नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये अन्य कोई पीक नहीं देता, केवल एक ही स्ट्रॉन्ग पीक देता है NMR के अंदर, और ये रेफरेंस की तरह यहाँ पर काम में लिया जाता है। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट क्या हुआ, शील्डिंग और डीशील्डिंग की वजह से प्रोटॉन के अवशोषण की स्थिति में जो विस्थापन होता है, और ये विस्थापन अपन किसके सापेक्ष देते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस यानी कि TMS टेट्रा मिथाइल सिलेन CH3 का होल 4 SI के सापेक्ष में अपन देखते हैं। और TMS को ही रेफरेंस के रूप में क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी डेल की वैल्यू 0 होती है, 12 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स पाए जाते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग पीक देते हैं। ये खुद निष्क्रिय होता है, यानी कि सॉल्वेंट से या फिर सॉल्यूट से ये क्रिया नहीं करता है। वाष्पशील द्रव होता है जो कि गर्म करने पर आसानी से उड़ जाता है, सभी विलायकों में विलयशील होता है, आसानी से सॉल्यूशन बना सकते हैं अपन, और इसमें कोई अंतः अणुक संगुणन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह काम में लिया जाता है। अब एक फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ, जो है डेल इज इक्वल टू न्यू सैंपल माइनस न्यू TMS अपॉन स्पेक्ट्रोमीटर में प्रचलन आवृत्ति इंटू 10⁶ मेगा के अंदर। ठीक है, यहाँ से अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन डेल की वैल्यू निकालते हैं। डेल की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, डेल की वैल्यू निकालने के लिए जो अपने पास सैंपल है, न्यू सैंपल माइनस न्यू TMS, तो इसमें सैंपल की जो अपने आवृत्ति है, आवृत्ति सैंपल ने जिस आवृत्ति की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को एब्जॉर्ब किया है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसमें से माइनस करते हैं TMS की फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पेक्ट्रोमीटर में प्रचलन की आवृत्ति। जो स्पेक्ट्रोमीटर अपन यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी के अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी वैल्यू इंटू 10⁻⁶, इससे अपन डेल की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी सैंपल के लिए। अब डेल्टा और टो, इसके अंदर एक रिलेशन होता है, ये होता है 10 - डेल, यानी कि टो और डेल की सबमिशन की वैल्यू होती है 10 ppm पार्ट्स पर मिनट। तो अपन इसमें टो में भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, और डेल के अंदर भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नीचे एक इस तरीके का एक स्केल दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या है, अपन ने ऊपर डेल लिया है और नीचे टो लिया है। तो डेल की वैल्यू अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 0 से लेके 10 तक ये अपन यूज़ करते हैं जब भी अपन स्पेक्ट्रा खींचते हैं किसके अंदर किसी भी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के लिए। मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर स्पेक्ट्रा किस तरीके से लिया जाता है, इसका ग्राफ होता है इस तरीके का, विस्थापन, विकिरण का अवशोषण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अपन प्रोवाइड कराते हैं निम्न क्षेत्र और उच्च क्षेत्र, इनके बीच में अपन जो ग्राफ खींचते हैं ये स्पेक्ट्रा कहलाता है। NMR सिग्नल होता है जो कि पीक के रूप में काम आता है। तो इसमें अपन देखते हैं इस स्केल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो डेल की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट की है, 0 to 10 है, और टो की वैल्यू जो है उससे उल्टा है, यानी कि 10 to 0 अपन ने इसके अंदर की है। फिर इसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसके अंदर अपन
डेल की वैल्यू देखते हैं। तो सबसे पहला है अपना एथेन। एथेन है CH3 इसके अंदर 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिनके की 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 6 का क्या है इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है 6 के 6 और एक ही सिग्नल देते हैं। और जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने ही टाइप के क्या देंगे अपन को NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। तो इसमें एक ही टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एक ही टाइप का अपन को सिग्नल मिलेगा जो कि है 0.9। उसके बाद है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथीन। इसमें भी चार हाइड्रोजन प्रेजेंट है और चारों ही क्या है इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है और ये देते हैं 4.5 के अप्रॉक्सीमेट आपको डेल की वैल्यू। फिर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अपन ने देखा था जो अपन डी शील्डिंग पढ़ रहे थे तो इसकी लास्ट जो एग्जांपल दिया गया है शील्डिंग डी शील्डिंग के अंदर, तो इसमें अपन पढ़ रहे थे जिसमें अपन ने एसिटिलीन यूज़ किया था जिसमें कि 2 हाइड्रोजन है और दोनों ही केमिकली इक्विवेलेंट हैं। अब दोनों हाइड्रोजन के लिए क्या है वैल्यू है 3.1 और जिसका कारण क्या है, अब देखिए इथीन के अंदर तो क्या है 4.5 और एसिटिलीन के इथीन के अंदर है 4.5 और एसिटिलीन के अंदर है 3.1। तो इसका कारण ये है कि एसिटिलीन में शील्डिंग इफ़ेक्ट पाया जाता है, जिससे क्या होता है शील्डिंग इफ़ेक्ट में क्या होता है जो अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं H0 और जो मॉलिक्यूल का खुद का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है, इन दोनों की जो है डायरेक्शन जो है वो सेम होने की डायरेक्शन जो है वो सेम होने की वजह से क्या हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट होता है और डेल की वैल्यू जो है वो आपके कम हो जाती है। इसलिए इथीन के अंदर 4.5 होता है और एसिटिलीन के अंदर जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसका हो जाता है 3.1। इसके बाद आता है साइक्लोप्रोपेन के अंदर होता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्विवेलेंट है, इसकी वैल्यू होती है 0.2। इसके बाद आता है आपके पास एसीटोन में वैल्यू होती है 2.3। फिर आता है एल्डिहाइड, इसके में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है उसका होता है 9.5। फिर आता है एसिड RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा होती है 10.5 to 12 होती है डेल की वैल्यू। इसके बाद आता है एल्कोहल जिसमें CH2 की वैल्यू होती है 3.5 और ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 0.5 to 6। ये एक रेंज में दिया गया है, जैसे आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में दिया गया है रेंज दी गई है, जैसे अल्कोहल में है 0.5 to 6.0 और एसिड के अंदर दिया गया है 10.5 to 12। तो रेंज इसलिए दी गई है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो इस रेंज के बीच में इनकी वैल्यू आती है। इसके बाद है आपके बेंजीन में आता है 7.1। फिर आता है टॉलुइन के अंदर जो CH3 है, तीनों जो हाइड्रोजन है वो इक्विवेलेंट है और इनकी जो वैल्यू आएगी 2.1 के आसपास आएगी। फिर आता है आपके फिनॉल में जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसका होता है 4.5 और 7.7 के बीच में। फिर है आपके एमीन, लास्ट एग्जाम्पल जो आता है 1 to 5 के बीच में इनकी वैल्यू आती है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कि केमिकल शिफ्ट को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो अभी अपन ने देखा केमिकल शिफ्ट होता क्या है, इस रेफरेंस के रूप में क्या यूज़ आता है, TMS यूज़ आता है, इसकी स्केल किस तरीके से डेल और टो के अंदर डिवाइड होती है और इसके अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखे। अब अपन देखेंगे कि इनकी वैल्यू किन किन फैक्टर से जो है वो प्रभावित होती है और किस तरीके से इनके मान जो है वो घटते बढ़ते रहते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।